नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल हिंदू विद्या पर। दोस्तों चलिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखने से ये फ़ायदा होगा दोस्तों आप लोगों को कि पहला तो फ़ायदा होगा कि जैसे मान लीजिए कि अभी एग्ज़ाम जो है वो जून 2024 में होने वाला है, 1 महीना समय बचा हुआ है दोस्तों। तो अभी से हम लोगों को किस सब्जेक्ट में कहाँ पे कमजोरी है वो दिख जाएगा और उस टॉपिक से हम लोग पढ़ लेंगे। आप लोग पढ़ लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। और दूसरा चीज़ ये होगा कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ना किसी एग्जाम में रिपीट होते रहता है, मैं ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को कि वो बार बार बीपीएससी रिपीट करता है उसको। तो अगर वो रिपीटेड क्वेश्चन है और वो वही आपका क्वेश्चन छूट जाएगा तो बाकी लड़के तो बना लेंगे और आपका छूट गया तो फिर वहाँ से तो आप वहीं से आप मार खा गए दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें से आप लोगों को एक भी एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे जो नया है वो तो पढ़ना ही है आप लोगों को, लेकिन जो प्रीवियस ईयर से अगर क्वेश्चन जो रिपीट होता है और वो छूट जाता है तो फिर आप लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। यहाँ पे तीसरे सत्याग्रही को बताना है दोस्तों। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था जो व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों। तो यहाँ से देखिए कितना क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा कि पहला तो ये पूछ सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था वो कब किया था, तो वो तो 1940 में स्टार्ट किया था। हाँ, इसके सारे लड़के पढ़ते हैं कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, दूसरे सत्याग्रही तक जानते हैं, लेकिन तीसरे सत्याग्रही कौन थे ये नहीं जानते हैं। और यही देखिए बीपीएससी ने पूछ डाला है। ठीक है, ये बहुत सारे बुक में आप लोग को मिलेगा नहीं दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ये ब्रह्मदत्त थे। तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ये ब्रह्मदत्त थे दोस्तों। ठीक है, और पहले सत्याग्रही अगर पूछेगा तो पहला कौन थे, तो विनोबा भावे थे। दूसरा सत्याग्रही कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, ये आप लोगों को देख लेना है। बिहार स्पेशल से आप लोगों को देखना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है बिहार के प्रथम सत्याग्रही पूछ दे, क्योंकि बिहार स्पेशल एग्जाम हो रहा है तो बिहार से स्पेशल पूछ ही सकता है। तो देखिए बिहार में अगर हम लोग चलते हैं तो बिहार में पहले सत्याग्रही कौन थे, तो ये थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, आप लोगों को तो मालूम ही होगा दोस्तों। हाँ, अगर सेकेंड सत्याग्रही पूछेगा कि बिहार से सेकेंड सत्याग्रही कौन थे तो वो हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है दोस्तों, ये बिहार से दूसरे सत्याग्रही थे। तो यहाँ पे राइटिंग तो अच्छा नहीं बन रहा है दोस्तों, आप लोग जो नोट्स बना रहे होंगे उसमें आप लोग इसको अच्छे तरह से लिख लीजिए। अगर सेंट्रल लेवल पे जाएंगे तो पहला हो जाएगा विनोबा भावे, दूसरा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा हो जाएगा ब्रह्मदत्त। लेकिन अगर बिहार से पूछेगा कि बिहार में प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और सेकेंड सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अच्छा, कैबिनेट मिशन जो था वो कब भारत आया था दोस्तों, 1946 में। देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और 1947 में देश आज़ाद भी हो गया था। तो 1 साल पहले ये कैबिनेट मिशन आया था। ये कैबिनेट मिशन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वही कैबिनेट मंत्री को यहाँ पे भेजा गया था। तो कौन भेजे थे दोस्तों, तो देखिए जो विंस्टन चर्चिल जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड का, तो वो चुनाव हार गए थे। तो हारने के बाद उनको लेबर पार्टी की वहाँ पे सरकार बन गई थी। तो प्रधानमंत्री नया चुने गए थे क्लीमेंट एटली। उनका नाम था क्लीमेंट एटली, ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो क्लीमेंट एटली जब प्रधानमंत्री बने दोस्तों तो वो उनके मन में था कि अब भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक है, विंस्टन चर्चिल अगर रहता ना तो 1947 में भी भारत आज़ाद नहीं होता दोस्तों। तो क्लीमेंट एटली ने क्या किया कि कैबिनेट मिशन भेजा भारत में। उसमें से कैबिनेट मिशन में टोटल 3 सदस्य थे। उनके कैबिनेट के वो तीनों कैबिनेट के मंत्री थे, उनके वही मंत्रियों को भेजा था कि वहाँ पर जाइए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था, तो यहाँ पे आया था संविधान सभा के गठन के लिए। कौन सा, संविधान सभा के गठन के लिए। मतलब इन्होंने क्लीमेंट एटली ने अनाउंस कर दिया कि भारत को जून 1948 तक आज़ाद कर दिया जाएगा।
ठीक है, ये डेट याद रखिए, जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी के लिए बोला कि यहाँ पे जाइए और संविधान सभा का वहाँ गठन कीजिए और भारतीयों को बोलिए कि वो अपने लिए खुद संविधान बनाएं। तो उसी के लिए ये कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सदस्य थे दोस्तों? तो इसमें सदस्य था कौन कौन? तो देखिए, पी लॉरेंस, मतलब ये पी लॉरेंस भी थे कैबिनेट मिशन के सदस्य, और इसका फुल फॉर्म था पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ए वी एलेक्जेंडर भी ये भी थे। हाँ, इसमें जे एंड्रयूज नहीं थे, इसके जगह पे क्या थे दोस्तों? तो पैथिक लॉरेंस थे। और एस्टोफेट क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, वो क्रिप्स भी आया था उसमें कैबिनेट मिशन का मेंबर बन के। ठीक है, तो वो भी आप लोग को ध्यान रहता, वही यहाँ पे छूटा हुआ है। हाँ, तो इसमें सदस्य नहीं थे, इसका नहीं का आंसर देना है। तो नहीं वाला में कौन हो जाएगा आंसर? ये ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं थे। इसके जगह पे कौन आया था दोस्तों? एस्टोफेट क्रिप्स जो था वो आया था। ठीक है, तो क्यों आया था दोस्तों? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो संविधान सभा का गठन करने के लिए कौन भेजा था? तो प्रधानमंत्री एटली ने भेजा था। हाँ, और उसने क्या अनाउंस किया था दोस्तों? तो जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन भारत कब आज़ाद हो गया दोस्तों? 1947 में ही आज़ाद हो गया। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, ये हो गया आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? अच्छा देखिए, यहाँ बिंबिसार से ये क्वेश्चन पूछ देता है कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित था। तो बिंबिसार जो था वो कौन सा वंश से था दोस्तों? तो हर्यक वंश से ये संबंधित था। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हाँ, इसके राज्य में एक जीवक नाम का चिकित्सक था दोस्तों। हाँ, ये बहुत ही अच्छा चिकित्सक था। बुक में लिखा हुआ है दोस्तों कि इस जीवक चिकित्सक को बिंबिसार ने, इसका शत्रु था एक अवंती का राजा चंद्रप्रघोत था। चंद्रप्रघोत, उसके इलाज के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। हालांकि जो चंद्रप्रघोत अवंती का राजा था दोस्तों, वो इसका बिंबिसार का दुश्मन था, इसको ज़्यादा भय उसी से था, लेकिन फिर भी उसके इलाज के लिए वहाँ पे इसको भेजा था। ठीक है, तो जीवक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी अवंती के डर से जो राजगीर क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में कि राजगीर का जो किलाबंदी किया था अजातशत्रु ने, तो वही अवंती के डर से ही किलाबंदी कराया गया था कि कब अवंती का शासक जो है वो हमला कर देगा यहाँ पे मगध पे। तो इसी के डर से, और वहीं उसी के इलाज के लिए जीवक को भेजा गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, तो पूछ सकता है कि किसके इलाज के लिए? तो चंद्रप्रघोत के इलाज के लिए वो अवंती का शासक था। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी हो गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है कि सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर, यहाँ देखिए सुरक्षा बल्ब सिद्धांत बोल रहा है के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की गई थी। हाँ, ये विचार किस नेता के हैं? कहा जाता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था 1885 में, इसका संस्थापक कौन थे दोस्तों? एक अंग्रेज अधिकारी ही था, ए ओ ह्यूम उसका नाम था। ये ब्रिटिश अधिकारी था दोस्तों, और यही कांग्रेस का स्थापना किया था। तो इसमें एक हम लोग के भारतीय नेता थे दोस्तों, लाला लाजपत राय। हाँ देखिए, ये सही है, लाला लाजपत राय जी। हाँ, इन्होंने कहा था कि ये जो कांग्रेस का स्थापना हो रहा है वो अंग्रेज लोग अपने बचाव के लिए कर रहे हैं, मतलब सुरक्षा बल्ब के सिद्धांत पर ये लोग काम कर रहे हैं, ताकि कांग्रेस का स्थापना कर दिया जाएगा तो कांग्रेस जो है वो लोगों में क्या बीच में समस्या आ रही है, लोग किस चीज़ से घृणा कर रहे हैं, लोग किस चीज़ से दबाव डाल रहे हैं, तो वो चीज़ कांग्रेस को मालूम चलेगा, और वो मालूम चलेगा तो कांग्रेस हम लोगों से डिमांड करेगी और हम लोग उस चीज़ को पूरा करेंगे या उसको वादा करेंगे या किसी तरह उलझा के रखेंगे। कम से कम पता तो चलेगा कि लोगों के मन में क्या है, तो लोगों के जो मन में विचार आएगा वो कांग्रेस को तो बताएंगे। तो यही सिद्धांत दिए थे लाला लाजपत राय जी ने। कहा था
कि कांग्रेस का स्थापना जो हुआ है वो सेफ्टी वॉल्व की तरह, इसको बोला जाता है सेफ्टी वॉल्व की तरह इसको यूज कर रहा था अंग्रेज लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कांग्रेस का यहाँ पे सवाल आया है। तो कांग्रेस का पहले तो आप लोग देख लीजिए स्थापना कब हुआ था। हाँ, इसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के। तो व्योमेश चंद्र चटर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर सेकेंड पूछ देगा और ये कहाँ पर पहली बैठक हुई थी, तो ये मुंबई में हुई थी दोस्तों, मुंबई में। ठीक है, अगर सेकेंड अध्यक्ष पूछ देगा कि कांग्रेस के सेकेंड अध्यक्ष कौन बने थे, तो दादा भाई नौरोजी, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। दादा भाई नौरोजी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। ये दादा भाई नौरोजी जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यही दूसरे अध्यक्ष बने थे। और तीसरे अध्यक्ष कौन बने थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी ये मुस्लिम थे। तो इस तरह से कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना सारा हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पास किए गए थे। तो देखिए यहाँ पे पहली बार बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार जो अधिवेशन किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग किया गया था या प्रस्ताव पारित किया गया था। तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हो रहा था एक कराची अधिवेशन। ठीक है, कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस जो भी मैं बोलूँगा उसको अच्छे से आप नोट्स बनाइएगा और अच्छे से दिमाग में रखिएगा। पहला चीज़ तो यहाँ पे जानिए कि कराची जो अधिवेशन हुआ था वो 29 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, उससे पहले दो महत्वपूर्ण घटना हुआ था दोस्तों। महत्वपूर्ण घटना ये हुआ था कि पहला तो घटना हुआ कि 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, भगत सिंह राजगुरु और तथा सुखदेव को फांसी दिया गया था। किस दिन दोस्तों, तो 23 मार्च का। ये दिन आप लोगों को भूलना नहीं है, डेट सहित एग्जाम में पूछता है। तो 23 मार्च को इन तीनों को फांसी हुआ था दोस्तों। हाँ, और अगले 6 दिन बाद यानी कि 29 मार्च को ये कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था कराची में। ठीक है, तो इसको रिलेट करके पूछे, यहाँ पे इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी भाग लेने जा रहे थे दोस्तों। तो जब वो पंजाब से गुजर रहे थे तो भगत सिंह वहीं के तो रहने वाले थे। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी को काला झंडा तक दिखाया गया था। कहा जाता है कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी होने से बचा लेते, क्योंकि उसके जस्ट पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ये भी डेट सहित पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो देखिए सबसे पहले ये हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। उसमें गांधी जी मान जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए। अगर कहा जाता है कि उसी समय जो इरविन से समझौता हो रहा था दोस्तों, तो महात्मा गांधी अगर इस बात पे अड़ जाते कि आप लोगों को भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को छोड़ना है तभी हम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे, तो हो सकता था कि अंग्रेज लोगों का मन बदल जाता और वो भगत सिंह को छोड़ देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कितना बुक में तो पढ़ने को मिलता है कि नहीं, गांधी जी ने वहाँ पे छोड़ने के लिए उनसे बात किया था, लेकिन वो लोग छोड़े नहीं। तो हो सकता है अब इतिहासकार जो लिखते हैं वही तो हम लोग पढ़ेंगे ना दोस्तों। तो दोनों बात लिखा हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, गांधी जी ने ऐसा प्रयास नहीं किया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च को। और भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च को। ठीक है, इसको अरेंज करने के लिए भी आता है कि कौन घटना पहले हुआ था, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। तो अगर आप लोग ध्यान रखिएगा तभी तो ये ऐसा करिएगा ना। ठीक है दोस्तों, तो इतना ध्यान रखिए। और 29 मार्च को क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में। ठीक है,
तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि ये तो बाद में होगा, तभी तो महात्मा गांधी जाएंगे, तभी वहाँ पे काला झंडा दिखाया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा तो याद हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था कि मांग किया गया था मौलिक अधिकार का, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिवेशन में आर्थिक नेशनल मतलब राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की भी प्रस्ताव पारित हुआ था, ये किस अधिवेशन में हुआ था। तो यहाँ पे 2 प्रस्ताव पारित हुआ था। पहला प्रस्ताव क्या था कि मौलिक अधिकार के लिए मांग किया गया था, मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। और दूसरा प्रस्ताव कौन सा था दोस्तों, तो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर भी ध्यान दिया गया था पहली बार, और इसको कांग्रेस के अधिवेशन में मांग किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिए। इसके अध्यक्ष पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसका अध्यक्ष हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। तो इतना सारा आप लोगों को आर्थिक कार्यक्रम में जानते हैं क्या क्या आया था, लगान उगान माफ़ करने के लिए, वहाँ पे किसानों को कर्ज माफ़ी के लिए उसमें प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इतना सारा आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप लोगों को सारा क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कराची अधिवेशन 1931, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ ही गया दोस्तों, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी। देखिए बोले थे ना मैं कि इसमें तारीख सहित पूछता है, तो ये 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। हाँ, अगर गांधी इरविन समझौता पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 5 मार्च 1931, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए यहाँ खुफिया रेडियो के बारे में पूछ रहा था, तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा दोस्तों उषा मेहता। लेकिन और चलिए हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग और भी देखना है, तो हम लोग देख लेते हैं। ये कब स्टार्ट किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों, तो ये 1942 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये क्यों पूछ देता है कि क्यों स्टार्ट किया गया था, तो जो क्रिप्स मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्रिप्स मिशन भी 1942 में ही भारत आया था। और क्रिप्स मिशन क्यों आया था दोस्तों, क्योंकि इंडियन लोगों को उस समय सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए इंडियन को मनाने के लिए, कांग्रेस को मनाने के लिए क्रिप्स मिशन को यही भेजा था क्लीमेंट एटली ने, ठीक है। भारत भेजा था कि जाओ और इंडियन को मनाओ, जिस तरह से वो लोग प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे उसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लें, ऐसा करने के लिए भेजा था। तो वो महात्मा गांधी जी ने उसको उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया और उसके बदले में यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया। इसको बोला जाता है क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है दोस्तों। तो बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि जो भारत छोड़ो आंदोलन में ये भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, ये नारा किसने लिखा था। तो यहाँ बहुत सारे लड़के लगा देते हैं महात्मा गांधी, लेकिन वो सही आंसर नहीं है दोस्तों। इस नारा को कौन जानते हैं कौन लिखा था, यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने इस नारा को लिखा था। कौन सा नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। इस पे मैं लिख नहीं पा रहा हूं दोस्तों, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा इसी ने दिया था। कौन, यूसुफ मेहर अली ने। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो, तो महात्मा गांधी का नारा हो जाएगा करो या मरो। लेकिन जो भारत छोड़ो जो नारा था वो लिखा था यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है। कहा जाता है दोस्तों कि जब महात्मा गांधी को इस समय 8 अगस्त को ये मुंबई के ग्वालियर जो टैंक है दोस्तों, वहाँ पे 8 अगस्त को सारे नेताओं इकट्ठा हुए थे, कांग्रेस कार्य समिति का वहाँ पे बैठक था और उसी दिन अनाउंसमेंट हुआ कि हम लोग क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। हाँ, तो ऑपरेशन 0 आवर
आवर चला करके अंग्रेजों को तुरंत मालूम चल गया कि ये लोग भारत छोड़ो आंदोलन चलाने वाले हैं। तो जितने भी प्रमुख नेता थे दोस्तों, तो उन नेताओं को, सारे नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन 0 आवर चला दिया। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है कि ऑपरेशन 0 आवर किस आंदोलन में गिरफ्तारी के लिए चलाया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन की गिरफ्तारी में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे सारे नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। 0 का मतलब आप समझ रहे हैं कि पलक झपकते इनको गिरफ्तार करो। महात्मा गांधी को तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करने का घोषणा हुआ और तुरंत सुबह सुबह 9 अगस्त को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार किया गया था तो इनको गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, तो पुणे में है आगा खा पैलेस, आगा खा पैलेस, वहीं पे महात्मा गांधी को रखा गया था दोस्तों। ठीक है, इनको कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी थी, उन्हीं के साथ में आगा खां पैलेस में इनको महात्मा गांधी को रखा गया था। ठीक है, और यहाँ पे बिहार स्पेशल में पूछ देता है कि राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, तो 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इनको जानते हैं कहाँ से गिरफ्तार किया, कहाँ पे रखा गया था, तो इनको पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। कौन सा जेल में, बांकीपुर जेल में इनको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। और भी क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा दोस्तों। देखिए, जब महात्मा गांधी को और एक चीज़ पूछ देता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था दोस्तों, उस समय इंग्लैंड के पत्रकार के बारे में तो नहीं पूछता है, लेकिन अमेरिकी पत्रकार के बारे में पूछता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमेरिकी पत्रकार भारत के लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते थे। वो लोग चाहते थे कि ब्रिटेन से उन लोगों का दुश्मनी था दोस्तों, तो अमेरिकी पत्रकार में भारत के पक्ष में बहुत सारा चीज़ छपता था। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ देता है कि उस समय जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार कौन मौजूद था, तो उसका नाम था दोस्तों बेब मिलर। उसका नाम क्या है, नोट कर लीजिए, बेब मिलर। हाँ, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मौजूद था। लेकिन अगर पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय अमेरिकी पत्रकार कौन था दोस्तों, तो उसका सॉरी ये उल्टा हो गया। जो बेब मिलर था दोस्तों, ये पत्रकार था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में। हाँ, और जो ये था भारत छोड़ो आंदोलन, उसके समय में कौन था, लुई फिशर। देखिए, आप लोग भी कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। ठीक है, लुई फिशर उस समय था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, लुई फिशर, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेब मिलर। ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गया। ठीक है, और चीज़ आप लोग नोट कीजिए। मैंने बोला था कि बहुत ही ध्यान से आप लोग नोट कीजिएगा मैं जो बोलूँगा। हाँ, पहला चीज़ कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चल रहा था दोस्तों, उस समय महात्मा गांधी ने कम्युनल अवार्ड जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो गया था, मतलब कि मुसलमानों और ये कम्युनल जाति पाति को लेकर के यहाँ आरक्षण का बात किया गया था, जिसमें दलितों को आरक्षण दे दिया गया था। ठीक है, तो उसमें उसके ये पर महात्मा गांधी को जो जब जेल हुआ था, तो इनको जेल कहाँ दिया गया था, यरवदा जेल में इनको महात्मा गांधी को रखा गया था। ठीक है दोस्तों, हाँ, और अभी जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में इनको आगा खां पैलेस में रखा गया था। इस तरह से रिलेट करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। अच्छा देखिए, जब आगा खां पैलेस में रखा गया था तो उस समय महात्मा गांधी के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी, कस्तूरबा गांधी। लेकिन जब यरवदा जेल में महात्मा गांधी को रखा गया था तो वहाँ पे उनकी पत्नी नहीं थी दोस्तों, और वो पत्नी उनकी थी साबरमती जेल में। साबरमती कहाँ पर है, अहमदाबाद में। तो पत्नी को यहाँ रख दिया था और महात्मा गांधी को वहाँ। और इसी बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुआ था कि महात्मा गांधी जो कम्युनल अवार्ड घोषणा हुआ था, जिसमें दलितों को भी अलग से आरक्षण देने की, दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट करने की बात कहा गया था, मतलब कि उनको अलग चुनाव के लिए। तो मतलब जो क्या था, भीमराव अंबेडकर जी, तो उनसे महात्मा गांधी का जो बात हुआ था दोस्तों, पूना पैक्ट जिसको कहा जाता है, तो उसी समय महात्मा गांधी जैसे ही कम्युनल अवार्ड का घोषणा हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वैसे ही महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन का मतलब होता है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने पहली बार ये अनाउंस कर दिया कि जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम मतलब उपवास करेंगे,
हाँ, तो मतलब अपनी मृत्यु तक उपवास करेंगे, आमरण अनशन पर बैठ गए थे। हमेशा तो अनशन करते थे, तो कुछ दिन बाद वो अपना अनशन तोड़ देते थे, लेकिन पहली बार उन्होंने आमरण अनशन, मतलब कि हमारा मृत्यु तक हम अनशन पर बैठे रहेंगे, जब तक ये फैसला नहीं होगा तब तक हम अनशन पर बैठे रहेंगे। तो उनकी पत्नी जो थी साबरमती आश्रम में, यहाँ कस्तूरबा गांधी, उनको वहाँ पे फिर शिफ्ट किया गया था, कहाँ पे, यरवदा जेल में। और ये बहुत ही घबरा गई थी कि अब तो उनको जैसे ही सूचना मिला कि वो मरने तक उपवास करने वाले हैं, तो चिंता होने लगा, तो फिर इनको भी वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, एक महत्वपूर्ण अगर बिहार से पूछेगा तो बिहार में एक महत्वपूर्ण घटना हुआ था दोस्तों। देखिए, 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तारी हो गया, महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, 11 अगस्त को दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना हो गया था बिहार में, आप लोगों को मालूम है? 11 अगस्त को कौन सा घटना हो गया दोस्तों? तो यहाँ पे पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त को। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 11 अगस्त को पटना गोलीकांड हुआ था, जिसमें 7 छात्र शहीद हुए थे दोस्तों। ये आप लोग को ध्यान है ना? 7 छात्र इसमें शहीद हुए थे। हाँ, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि ये घटना किस दिन हुआ था, तो 11 अगस्त 1942 को। देखिए, सब कंटिन्यू हो रहा है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, 9 तारीख को ऑपरेशन जीरो आवर चला करके सबको गिरफ्तार किया गया, 11 अगस्त को पटना में गोलीकांड हुआ, जिसके कारण 7 छात्र शहीद हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इतना सारा आप लोग को ध्यान हो गया। अब चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हम बताते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और क्या हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण चेहरा थे बिहार से दोस्तों, वो थे जयप्रकाश नारायण जी। ये देखिए, इनके बारे में बहुत सारा बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है। जयप्रकाश नारायण, हाँ, जिनको जेपी नारायण कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी, इनसे पूछता है कि पहला बात तो इनका पत्नी का नाम भी आप लोग याद रखिए कि उनको भी पूछता है, तो वो थी प्रभावती देवी। ठीक है, प्रभावती देवी का नाम ये आप लोग याद रखिए, इनके पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। प्रभावती देवी, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा कि इनको जब असहयोग आंदोलन के दौरान इनको भी गिरफ्तार किया गया था, तो इनको कहाँ पे रखा गया था दोस्तों? तो ये इनको हजारीबाग जेल में, हजारीबाग, ये झारखंड में पड़ता है, हजारीबाग जेल में इनको रखा गया। ठीक है, तो जेल में ये तो बंद थे दोस्तों, लेकिन दीपावली के रात में, दीपावली का जो रात था दोस्तों, जो पर्व, हिंदुओं का जो पर्व है दीपावली, उसका रात में ये हजारीबाग जेल से फरार हो गए अपने दोस्तों के साथ में। तो जब ये फरार हो गए थे वहाँ पे, निकल गए वहाँ से, और निकल करके कहाँ चले गए दोस्तों? नेपाल के जंगलों में चले गए, नेपाल में। और वहीं नेपाल में इन्होंने आज़ाद दास्ता नामक एक संगठन बनाया। कौन सा संगठन? आज़ाद दास्ता। हाँ, इस संगठन का काम क्या था कि भारत को किसी तरह आज़ाद करना है। ठीक है, तो ये पूछता है, देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन में पूछा था कि धनतेरस के कौन नेता जो थे वो दीपावली के रात यानी धनतेरस के दिन जेल से फरार हो गए थे, तो यही थे जयप्रकाश नारायण जी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, जब ये आज़ाद दास्ता का गठन किया गया था तो बिहार से और भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, कि इसके जो वहाँ पे जो ट्रेनिंग दिया जा रहा था जंगलों में, आज़ाद दास्ता के जो सिपाही थे दोस्तों, तो इनको जो ट्रेनिंग दिया जाता था वो ट्रेनिंग कौन देते थे? तो वो एक शख्स का नाम आप लोग याद रखिएगा, ये बुक में आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, उनका नाम था सूरज नारायण सिंह। सूरज नारायण सिंह, यही वहाँ पे ट्रेनिंग देते थे दोस्तों। ठीक है, और उसी समय उषा मेहता जी जो थी, ये खुफिया रेडियो पर यही उषा मेहता का आवाज़ रिकॉर्ड किया जाता था, और आवाज़ रिकॉर्ड करके रेडियो पर सुना दिया जाता था। जो भी बात कहना है वो बात रिकॉर्ड करके और रेडियो पर सब जगह प्रसारित कर दिया जाता था, ताकि सभी लोगों को मालूम चल जाए, जो जहाँ पे है वहीं रेडियो पर सुन करके और ये कर ले। ठीक है, तो यही उषा मेहता जी, रेडियो वाली उषा मेहता जी, ये बहुत फेमस हो गई, आज भी इनका नाम होता है। ये 2000 में जाकर के इनका मृत्यु हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, और उसी क्वेश्चन और पूछ देता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में बिहार में सियाराम दल का स्थापना हुआ था। सियाराम
दल का स्थापना कब हुआ था ये पूछ देता है, तो वो बिहार में भागलपुर के क्षेत्र में सियाराम दल का गठन किया गया था। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। यहाँ पर बिहार में पूछ रहा है दोस्तों कि तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे इसका आप लोग तो आंसर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, ये इब्न बख्तियार खिलजी था। आप लोग को मालूम है ना कि बख्तियार खिलजी ने ये यहाँ पे बिहार में जब आक्रमण किया था दोस्तों, और आक्रमण करके सारा चीज़ ध्वस्त कर दिया और यहीं पे बैठ गया था आकर के, और यहाँ पे सत्ता संभाल लिया था। तो यही वास्तविक संस्थापक किसी को माना जाता है। तो पूछ देता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो यही बख्तियार खिलजी। हाँ, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने किया, यही बख्तियार खिलजी। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा यहाँ पे खुरपाती इसने किया था। और तो पूछ देता है कि ये इसका आक्रमण कब हुआ था बिहार में, तो 1198 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। और ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसको किसने भेजा था बिहार आक्रमण करने के लिए, तो वो कौन था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, वो उसका अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो मेरा पूरा देखिएगा तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने अच्छी तरह से समझाया है, वो चीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए आप लोग, उसमें बहुत सारे और क्वेश्चन भी आएंगे। थैंक यू दोस्तों।